नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी हैं वो जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि अपन है वो सेशन को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, आज का अपना जो टॉपिक है वो है पादपों में जनन। अपना जो टॉपिक है वो है पादपों में जनन। ठीक है, पादपों के जनन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज अपन है वो डिस्कस करेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी है वो जल्दी से लाइव आ जाइए। ठीक है, चलिए अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पादपों में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? दीजिए जवाब। पादपों में है वो किस प्रकार का जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कायिक प्रजनन या उपयुक्त सभी? दीजिए जवाब। पादपों में है वो किस प्रकार का जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कायिक जनन या उपयुक्त सभी? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, पादपों में है वो उपयुक्त सभी प्रकार का जनन पाया जाता है। लेकिन अपने को पता है कि जो लैंगिक जनन होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है? आवर्त बीजी पादपों में पाया जाता है। लैंगिक जनन जो होता है वो सिर्फ आवर्त बीजी पादपों में पाया जाता है। बाकी अलैंगिक जनन भी पाया जाता है आवर्त बीजी में, लेकिन अन्य पादपों के अंदर है वो लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है? लैंगिक जनन का मतलब ये होता है कि दो और जो जनक होते हैं वो मिलकर क्या करते हैं? नई संतति का निर्माण करते हैं। और अलैंगिक जनन और कायिक प्रजनन एक ही बात होती है, इनमें एकल जनक के द्वारा है वो नई संतति का निर्माण होता है। ठीक है, तो पादपों में ये सभी प्रकार के जनन पाए जाते हैं। चलिए अभी अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी व आकारिक रूप से समान संतति को क्या कहते हैं? बताइए। जो गुणों में भी समान हो और आकार में भी समान हो। ठीक है, आनुवांशिक मतलब गुणों में और आकारिक मतलब आकार में भी समान हो, इस प्रकार की संतति को क्या कहते हैं? दीजिए जवाब। युग्मक कहते हैं, युग्मनज कहते हैं, क्लोन कहते हैं या जाइगोट कहते हैं? दीजिए जब अपना जवाब दीजिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोन। ठीक है, अपन ये कहते हैं कि क्लोन का मतलब होता है जो फोटोकॉपी होती है, यानी जो अपने माता पिता के समान होती है। ठीक है, और अपने को पता है कि प्रथम क्लोन जो है वो किसका बनाया गया था? डॉली भेड का बनाया गया था। और बनाया किसने था? डॉक्टर यान विल्मुट ने। ठीक है, सबसे पहले क्लोन डॉली भेड का बनाया गया था और डॉक्टर यान विल्मुट ने बनाया था। क्लोन का मतलब होता है आनुवांशिकी और आकारी रूप से समान संतति। ठीक है, युग्मक का मतलब होता है जनन कोशिका। कोई भी जो जनन कोशिका होती है उसको बोलते हैं युग्मक। और जनन कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है? युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हरी शैवाल में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? ठीक है, हमने पढ़ा था कि हरे शैवाल जो होते हैं वो थैलोफाइटा समूह के पादप होते हैं। अब आप बताइए कि इनके अंदर है वो किस प्रकार का जनन पाया जाता है? पुनरुद्भवन, ठीक है, विखंडन, मुकुलन या खंडन? बताइए भाई। देखिए, पुनरुद्भवन का मतलब ये होता है कि शरीर है वो कई भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग से एक जीव का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार का जो जनन है वो पाया जाता है प्लेनेरिया के अंदर। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि प्लेनेरिया के अंदर है वो किस प्रकार का जनन पाया जाता है। देखिए, ठीक है, हरी शैवाल में पाया जाता है विखंडन प्रकार का। ठीक है, और हाइड्रा जो है उसके अंदर पाया जाता है मुकुलन। ठीक है, हाइड्रा में पाया जाता है मुकुलन। और खंडन का मतलब होता है कि जीव जो होता है वो दो बराबर भागों में टूट जाता है। ठीक है, तो हरी शैवाल के अंदर पाया जाता है विखंडन प्रकार का जनक। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, उत्तक संवर्धन में विकसित कोशिकाओं का संवर्धन क्या कहलाता है? ठीक है, देखिए, उत्तक संवर्धन का मतलब क्या होता है? उत्तक संवर्धन का मतलब ये होता है कि कोई भी एक पोषक माध्यम होता है उसके अंदर किसी कोशिका को रख देते हैं और ये कोशिका है वो विकसित होकर क्या करती है? एक नई कोशिका के अंदर विकसित हो जाती है। तो अपन कहते हैं कि इस प्रकार का जो कोशिकाओं का समूह होता है वो क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैलस। ठीक है, उत्तक संवर्धन तकनीक में विकसित कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? कैलस कहलाता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण बताइए। द्विलिंगी, देखिए, पुष्प जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पुष्प के अंदर नर जनन भाग होता है उसको हम बोलते हैं पुंकेसर। ठीक है, और मादा जनन भाग जो होता है उसको हम बोलते हैं स्त्री केसर। जिस पुष्प के अंदर इन दोनों में से एक उपस्थित होता है उसको बोलते हैं एक लिंगी पुष्प। ठीक है, और ये दोनों उपस्थित होते हैं उसको हम बोलते हैं द्विलिंगी पुष्प। ठीक है, अब आपसे ये पूछा गया है कि बताइए द्विलिंगी पुष्प का है वो उदाहरण कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा गुलाब।
ठीक है। अपन कहते हैं कि पपीता और तरबूज जो है वो क्या होते हैं, एक लिंगी पुष्प होते हैं, यानी इनमें से स्त्रीकेसर और पुंकेसर में से एक ही उपस्थित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुलाब का फूल जो होता है वो क्या होता है, द्विलिंगी फूल होता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पुष्प का नर जनन भाग अंग होता है, बताइए भाई इनमें से कौन सा जो है वो पुष्प का नर जनन भाग होता है, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय या स्त्रीकेसर या अंडप। दीजिए जवाब। पुष्प का नर जनन भाग कौन सा होता है, पुंकेसर होता है, अंडप होता है, अंडाशय होता है या स्त्रीकेसर होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा पुंकेसर। ठीक है, हमें पता है कि पुंकेसर जो होता है वो पुष्प का नर जनन भाग होता है। ठीक है, ये होता है पुष्प का नर जनन भाग इस प्रकार से। ठीक है, नीचे होता है पूतंतु, इसको ऊपर वाले भाग को बोलते हैं परागकोश, ऊपर वाले भाग को बोलते हैं परागकोश, और ये जो है इसको नीचे वाले भाग को बोलते हैं पूतंतु। और इस परागकोश के अंदर होते हैं परागकण, परागकोश के अंदर क्या होते हैं, परागकण होते हैं। और हमें पता है परागकण को हम बोलते हैं पादप का नर जनन कोशिका। पादप की जो नर जनन कोशिका होती है वो क्या होती है, परागकण होती है। ठीक है, उसी प्रकार यदि अपन बात करें स्त्रीकेसर की, तो स्त्रीकेसर जो होता है वो पुष्प का मादा जनन भाग होता है। ठीक है, इसके भी ये 3 भागों में बंटा होता है। आगे वाले भाग को बोलते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है, बीच वाले भाग को बोलते हैं वर्तिका, और नीचे वाले भाग को बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, तो आप सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय जो होते हैं वो स्त्रीकेसर के भाग होते हैं, और पुंकेसर और जो पूतंतु और परागकण होते हैं वो पुंकेसर के भाग होते हैं। ठीक है, चलिए भी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पादपों में नर व मादा का मिलना क्या कहलाता है, नर व मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है, दीजिए जवाब। ठीक है, पादपों में नर व मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है, परागण, परागकण, परपरागण या निषेचन। ठीक है, दीजिए जवाब। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा निषेचन। देखिए पादप हो चाहे जंतु हो, ठीक है, नर व मादा युग्मकों का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। नर व मादा युग्मकों का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। ठीक है, चलिए भी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि परागकण, हमें पता है कि परागकण जो होते हैं वो नर जनन कोशिकाएं होती है, कि परागकोश होता है वो पुंकेसर का भाग होता है, वर्तिकाग्र जो है वो मादा जनन का भाग होता है। तो परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, दीजिए जवाब। परागकणों का यानी नर जनन कोशिकाओं का मादा जनन कोशिका तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, परागण, निषेचन, परागकण या पुमंग। दीजिए जल्दी से अपना जवाब दीजिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा परागण। ठीक है, परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। और हम कहते हैं परागण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्वपरागण, एक तो होता है स्वपरागण, और एक होता है परपरागण। ठीक है, स्वपरागण का मतलब होता है उसी पादप के या उसी पुष्प के ऊपर है वो परागकणों का वर्तिकाग्र के ऊपर गिरना, और परपरागण का मतलब होता है दूसरे पादप के पुष्प के ऊपर है वो परागकणों का गिरना। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटे व सबसे बड़े पुष्प का उदाहरण बताइए भी आप। ठीक है, सबसे छोटे व सबसे बड़े पुष्प का उदाहरण बताइए कि सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है और सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है, बताइए। ओइंडिया या गुलबिया, वुल्फिया या लोडोसिया, वुल्फिया एवं कमल या वुल्फिया या रेफ्लेसिया। दीजिए जवाब। सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है और सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है। ठीक है, तो अपन कहते हैं सबसे छोटा पुष्प होता है वो होता है वुल्फिया, और सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफ्लेसिया। ठीक है, एग्जाम में इसके और भी क्वेश्चन आते हैं कि वुल्फिया के अंदर है वो परागण होता है वो होता है चींटी के द्वारा, और रेफ्लेसिया के अंदर परागण होता है किसके द्वारा, हाथी के द्वारा। यानी पराग कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। वुल्फिया में तो चींटियाँ ले जाती है, और रेफ्लेसिया में कौन ले जाता है, हाथी ले जाता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया है कि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ऐसा परागण क्या कहलाता है, बताइए भाई। यदि एक या तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं या उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं तो ऐसा परागण क्या कहलाता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था ऐसा परागण कहलाता है क्या, स्वपरागण कहलाता है। ठीक है, यानी उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर और परागण क्या कर रहे हैं, गिर रहे हैं। ठीक है,
चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से प्रागण का उदाहरण है। देखिए अभी मैंने आपको बताया प्रागण का मतलब होता है प्रागकण। प्रागकण का मतलब होता है जनन कोशिकाएं यानी नर जनन कोशिकाओं का, और मादा जनन भाग जो होता है वर्तिकाग्र के ऊपर गिरना ही क्या कहलाता है, प्रागण कहलाता है। अब आप मुझे ये बताइए कि प्रागण है उसका उदाहरण किस प्रकार का प्रागण हो सकता है। ठीक है, जल प्रागण, वायु प्रागण, पक्षी प्रागण, उपयुक्त सभी। दीजिए जल्दी से अपना जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी प्राग कणों को जल भी ले जाता है, वायु भी ले जाती है और पक्षी भी ले जाते हैं। ठीक है, और इनके द्वारा जो प्रागण होता है उसको बोलते हैं परपरागण। इसको क्या बोलते हैं, परपरागण बोलते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पुंकेसर का भाग नहीं है। देखिए पुंकेसर हमने पढ़ा कि पुंकेसर जो होता है वो पादप का नर जनन भाग होता है। पुंकेसर जो होता है वो पादप का नर जनन भाग होता है। तो आप मुझे ये बताइए कि इनमें से कौन सा है वो पुंकेसर का भाग नहीं है, परागकोश, पूतंतु, परागकण या वर्तिकाग्र। दीजिए जवाब। निम्न में से पुंकेसर का भाग नहीं है। ठीक है, देखिए अभी हमने पढ़ा कि पुंकेसर जो होता है वो 3 भागों में बंटा होता है। एक तो होता है परागकोश और नीचे जो डंठल होता है इसको हम बोलते हैं क्या, पूतंतु बोलते हैं। ठीक है, और परागकोश के अंदर क्या होते हैं, परागकण होते हैं। लेकिन जो वर्तिका होती है वो किसका होती है, मादा जनन का भाग होती है। तो इसका मतलब वर्तिका है वो पुंकेसर का भाग नहीं है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पुष्प का कौन सा भाग विकसित होकर फल का निर्माण करता है। एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है पादपों के जनन में से। तो आप बताइए कि कौन सा भाग है वो विकसित होकर फल का निर्माण करता है। दीजिए जवाब अपना। पादप पुष्प का कौन सा भाग है वो विकसित होकर फल का निर्माण करता है, बीजांड, फल भित्ति, अंडाशय या पुंकेसर। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन रट लेना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। इसका सही जवाब हो जाएगा अंडाशय। ठीक है, अंडाशय वो विकसित होकर फल का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से वास्तविक फल नहीं है। दीजिए जवाब। निम्न में से वास्तविक फल नहीं है। देखिए फल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है वास्तविक फल और एक होता है आभासी फल। ठीक है, एक तो होता है वास्तविक फल और एक होता है आभासी फल। अब अपना जवाब दीजिए भी कमेंट के अंदर। ठीक है, वास्तविक फल वो होते हैं जो जिनका निर्माण है वो अंडाशय से होता है। ठीक है, जिनका निर्माण अंडाशय से होता है ऐसे फल होते हैं वास्तविक फल। और ऐसे फल जिनका निर्माण पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है इन फलों को बोलते हैं आभासी फल। ठीक है, इन फलों वास्तविक फलों को है वो सत्य फल भी कई जगह नाम आता है। तो आपको याद रखना है सत्य फल या वास्तविक फल वे होते हैं जिनका निर्माण अंडाशय से होता है। तो आप बताइए इनमें से कौन सा है जो वास्तविक फल नहीं है। ठीक है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा सेव। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और अपने को पता है कि सेव जो होता है वो बनता है किससे, पुष्पासन से बनता है। सेव किससे बनता है, पुष्पासन से बनता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है, तो आप जल्दी से अपना जवाब दीजिए। लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, पुष्पासन, बीज, एरिल या मध्य फलभित्ति। लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, पुष्पासन होता है या मध्य फलभित्ति होती है। ठीक है, तो अपन कहते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा एरिल। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि लीची का कौन सा भाग खाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एरिल। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। दीजिए जवाब। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर, सिल्वीकल्चर, पोमोलॉजी या फ्लोरिकल्चर। दीजिए जवाब। फलों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोमोलॉजी। ठीक है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सेव का खाने योग्य भाग। देखिए अभी आप जवाब दीजिए। मैंने आपको बताया कि सेव जो होता है वो क्या होता है, एक आभासी फल होता है। सेव क्या होता है, एक आभासी फल होता है। और सेव के अंदर सेव का निर्माण है वो अंडाशय से नहीं होता, और ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से नहीं होता वो होते हैं आभासी फल। ठीक है, सत्य फलों का निर्माण किससे होता है, अंडाशय से होता है। तो अब आप मुझे बताइए कि सेव में कौन सा भाग है वो खाया जाता है। ठीक है,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुष्पासन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पुष्पासन हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला है, बिना निषेचन के अंडाशय से यदि फल बन जाता है, ठीक है, यदि बिना निषेचन के ही अंडाशय से यदि फल बन गया तो इस प्रकार का निषेचन क्या कहलाता है? ठीक है, बिना निषेचन के अंडाशय से फल बनना क्या कहलाता है? अनिषेचन, अनिषेक फलन और परागण या बीजांड फलन? दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनिषेक फलन, यानी बिना निषेचन के क्या कर जाना? बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाना। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नारियल का खाने योग्य भाग, यानी नारियल जो होता है उसका कौन सा भाग है वो खाया जाता है? दीजिए जवाब। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा भ्रूणपोष। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भ्रूणपोष हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, केसर जो है वो पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम के अंदर है वो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप बताइए केसर जो है वो पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? वर्तिकाग्र, अंडाशय, बीजांड या पुष्पाशय? दीजिए जवाब। केसर जो है वो पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? ठीक है, केसर जो है वो पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? ठीक है, दीजिए जल्दी से जवाब अपना। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्तिकाग्र। क्या हो जाएगा? वर्तिकाग्र। आपको रट लेना है कि केसर है वो पादप के किस भाग से प्राप्त होती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो पूछा जाता है लौंग का, कि लौंग है वो पादप के किस भाग से प्राप्त होती है। तो इसका आप जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देखिए बताने की कोशिश करो कि लौंग है वो पादप के किस भाग से प्राप्त होता है। दीजिए जल्दी से अपना जवाब कि लौंग जो है ना, लौंग वो पादप की किस भाग से प्राप्त होता है। ठीक है, दीजिए अपना जवाब दीजिए, देखिए किसी को आता है तो। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि लौंग जो है ना, लौंग वो प्राप्त होता है पुष्पकलिका से। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बार बार पूछा गया है। लौंग है वो किससे प्राप्त होता है? पुष्पकलिका से प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको केसर और सेव पक्का पक्का याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जनन से संबंधित जितने क्वेश्चन थे वो अपन ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो अब आप जल्दी से कमेंट के अंदर बता दीजिए कि आपके है वो कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे। एक दो दिन से आप है वो नहीं बता रहे हो, तो आज तो आप बता ही दो कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। और जो भी विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं उनको भी आप एक बार जोड़ लो, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो एक बार लाइक भी कर दो। ठीक है, जल्दी से आप है वो बता दो। चलिए फिर मिलते हैं अगले टेस्ट के अंदर, आप तैयारी करते रहिए।